नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम खबरों के साथ बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स भी लेकर आते हैं। साथ ही हाजिर बाजार की खबरों के साथ देश भर के मंडियों का अपडेट भी हम आपके लिए लेकर आते हैं। सबसे पहले मेहमानों से आपका परिचय करवा दे। बाबिक पटेल है हमारे साथ, ट्रेडेबल सिक्योरिटीज के सीनियर रिसर्च एनालिस्ट हैं। दिव्या गगलानी हैं, कमोडिटी रिसर्च एनालिस्ट हैं एक्सिस सिक्योरिटीज से। जिगर त्रिवेदी हैं, रिलायंस सिक्योरिटीज से। अब तीनों मेहमानों का स्वागत है। साथ ही हमारे साथ आगे पुखराज चोपड़ा साहब भी होंगे, जाने माने एग्री एक्सपर्ट, और साथ ही अजय केडिया भी होंगे, केडिया कमोडिटी से। तो आप सभी मेहमानों का स्वागत है। लेकिन फटाफट से टॉप 10 खबरें देख लेते कि आज सबसे ज्यादा एक्शन कहां पर दिख रहा है। गोल्ड की बात करें तो कल हालांकि ऊपरी स्तरों से काफी फिसल गया था। शाम के सत्र में कल कमोडिटी का मार्केट खुला हुआ था तो गोल्ड, लेकिन उसके बाद आज दबाव में दिख रहा है। 59,800 रुपए के नीचे एमसीएक्स पर गोल्ड कारोबार कर रहा है। कल शाम के सत्र में चांदी में जबरदस्त तेजी दिखी थी, लेकिन ऊपरी स्तरों पर आखिरी घंटों में दबाव दिखा और आखिर में हल्की तेजी के साथ चांदी बंद हुई थी। और चांदी की आज की अगर बात करें तो आज 200 रुपए तक की गिरावट दिख रही है। मई का वायदा 74,000 और जुलाई का वायदा 75,000 के करीब कारोबार कर रही है। क्रूड मामूली तेजी, $79.5 के आसपास ब्रेंट क्रूड का भाव है। नेचुरल गैस में भी हल्की तेजी दिख रही है, 190 रुपए के आसपास। बेस मेटल्स में सभी काउंटर पर तेजी का रुख है। एल्युमिनियम सबसे ज्यादा तेज है। कॉपर 750 के पास दायरे में कारोबार कर रहा है। एग्री मार्केट में कैस्टर जहां 1% की गिरावट है, 5,900 रुपए के आसपास कैस्टर का वायदा ट्रेड कर रहा है। ग्वारगम भी करीब 0.5% मजबूत है, 11,000 के ऊपर। जीरे की रिकॉर्ड तेजी लगातार जारी है। जिस तरह से चीन से डिमांड बढ़ने की खबर के बाद से लगातार ये तेजी बनी हुई है। 46,250 रुपए के नए रिकॉर्ड पर आज मई का वायदा जीरे का चला गया। हल्दी की बात करें तो यहां पर भी आज तेजी है। जीरे के तेजी का यहां पर भी सपोर्ट मिल रहा है, करीब करीब 2.5% की तेजी दिख रही है, 6,900 रुपए के ऊपर। धनिया की बात करें तो यहां पर भी 2% तक की तेजी है, 6,650 रुपए के आसपास। तो ये कुछ बड़ी खबरें आपके लिए। लेकिन चलिए फटाफट से बात कर लेते हैं सबसे पहले जीरे की, क्योंकि जीरा लगातार नया रिकॉर्ड बनाता जा रहा है। भाभी, क्या लग रहा है जीरे में क्या हो रहा है टेक्निकली? ये मार्केट आपको कहां तक जाता दिख रहा है? अगर किसी ट्रेडर्स के लिए क्या सलाह देंगे आप जीरे में? गुड मॉर्निंग विश्वमन जी। देखिए, जीरे में अभी तो ऑल टाइम हाई पे है, बट अभी भी मुझे लग रहा है कि ये 48,000 का लेवल टच कर सकता है, क्योंकि अगर ग्राउंड रिपोर्ट देखें तो अभी भी जो इनफैक्ट इस बार जो डिलीवरी है वो कम ही है। हालांकि अभी मंडी में आना शुरू हो गई है, बट ये अभी भी वापस जो अनसीजनल रेन है तो उसकी वजह से भी आई थिंक लग रहा है कि आगे जाके भी थोड़ा जो यील्ड है वो कम हो सकती है। तो ये फैक्टर्स की वजह से हम लगातार तेजी ही देखने को मिल रही है। आई थिंक आगे जाके जब 48,000 के करीब आएगा तो वहाँ पे थोड़ी और वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी, 2-3 हज़ार का एक बार करेक्शन भी देखने को मिलेगा। बट ओवरऑल मुझे लग रहा है कि यहाँ से तेज़ी ही देखने को मिलेगी। एटलीस्ट मेरा फर्स्ट टारगेट 48,000 है, और अगर वो ब्रीच करता है तो नेक्स्ट 52,000 होगा। तो यहाँ से मैं रिकमेंड करूँगा कि शॉर्ट ना करें, और अगर किसी को भी लॉन्ग पोजीशन करनी है तो फिक्स्ड स्टॉप लॉस से कीजिए, क्योंकि यहाँ से थोड़ी वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है। बट ओवरऑल ट्रेंड अभी भी ऊपर का ही है। ओके, यानी अभी भी तेजी यहाँ पे जारी रह सकती है, और भाभी को लगता है कि 48,000 रुपए तक जीरा जा सकता है। अगर वो ब्रीच होता है वो लेवल तो 52,000 भी ऊपर की तरफ जीरा जा सकता है। भाभी की ये जो लेवल आप दे रहे हैं 48,000 का, 52,000 का, ये क्या टाइम फ्रेम के लिए आप दे रहे हैं? जी, मुझे 1 से 2 वीक का ही लग रहा है, 2 वीक के अंदर ही आ जाएगा। 2 वीक के अंदर सर 52,000 भी मुमकिन दिख रहा है आपको जीरे में? जी, क्योंकि हमने 1 वीक में ही देखा कि 4,000 से 45,000 आ चुका है। तो अभी ये जिस तरफ से सर्किट चल रही है, 2 से 3% की रोज़ की मूवमेंट आ गई है। तो 48-52,000 का लेवल भी एटलीस्ट 2 वीक पे कुछ कम नहीं लग रहा है। पुखराज जी, भाविक पटेल कह रहे हैं इनको लग रहा है कि जीरा यहां से 48,000 और उसके बाद 52,000 भी 1 से 2 हफ्ते में जा सकता है। ग्राउंड की क्या स्थिति है? क्या ग्राउंड की जो रिपोर्ट आ रही है वो, चाहे वो डिमांड को लेकर हो या फिर सप्लाई को लेकर हो, क्या वो भी इतने सपोर्टिव है कि 50,000 के ऊपर जीरा चला जाएगा? देखिए विश्वमोहन जी, जीरा के हर दिन नए भाव बन रहे हैं। मैं कल शाम को ऊंझा मंडी में घूमा था, मेरी बहुत सारे एक्सपोर्टर से, ट्रेडर से बात हुई थी। चाइना की जबरदस्त डिमांड आई है, ऐसी डिमांड का ये लोग सोच नहीं रहे थे। और जीरा में ऊंझा मंडी में मैंने देखा लिक्विडिटी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और इतनी बड़ी प्रॉब्लम लिक्विडिटी की होने के बावजूद भी
मतलब बायर है वो आगे बढ़कर ले रहे हैं। हालांकि पेमेंट में 2-4 दिन का थोड़ा दिक्कत हो रहा है वहां पे, पर वो ले रहे हैं क्योंकि चाइना का डिमांड बहुत है। चाइना सीधे सीधे कंटेनर मांग रहा है, वो उनको भाव की बहुत ज्यादा अड़चन नहीं है। अब जो ये भाविक भाई बोल रहे हैं उसमें मैं यही कहना चाहूंगा कि जब हर दिन नए भाव बन रहे हों तो इसके ऊपर के भाव क्या बनेंगे ये बोलना तो ठीक नहीं है। ऊपर के भाव तो कुछ भी हो सकते हैं विश्व मोहन जी, और कहीं भी ब्रेक आ सकता है और कहीं भी ऊपर जा सकता है। तो जब नए भाव रोजाना बनते हो तो इसके बारे में ये लगाना कि किस भाव तक चला जाएगा कुछ पता नहीं है। हाँ, इतना लगता है जिस तरह की डिमांड मैंने देखी है और जैसा मैंने एक्सपोर्टरों से बात की है उससे लगता है कि जीरा ये नीचे तो नहीं आएगा विश्व मोहन जी। सर, ये हार्वेस्टिंग पूरी तरह से जीरे की खत्म हो चुकी है गुजरात में भी और राजस्थान में भी? हाँ, लगभग हो चुकी है। किसानों के पास ही है जो माल आ रहा है। अब देखिए इस समय भी अभी आज जैसे 11-12 हजार बोरी की अराइवल है ऊंझा के अंदर, तो ये सफिशिएंट तो नहीं कह सकते, ये अराइवल कम है। और उसके बाद में मैं अभी जोधपुर की जो जीरा मंडी है उसके अंदर गया था, तो उसमें भी मैंने देखा क्वालिटी वाइज बहुत तरह की क्वालिटी आ रही है। मतलब एकदम कमजोर क्वालिटी ज्यादा आ रही है, अच्छी क्वालिटी का माल कम आ रहा है। तो और किसान से बात की तो उन्होंने बताया कि जो भी जिसे निकल रहा है वो फटाफट लेके आ रहा है, क्योंकि उसको ऐसे भाव लग रहे हैं कि जीरा में ईसबगुल में इस तरह के भाव मिल रहे हैं कि वो जल्दी से जल्दी लाके बाजार में बेचते हैं। फिर दूसरे दिन उनको 2000-3000 बढ़े हुए दिखते हैं, तब खुद को ठगा हुआ पाते हैं, पर वो बाजार से किसान तो परचेज नहीं कर सकता। अब तो व्यापारी की भी हिम्मत नहीं है कि वो एक्स्ट्रा परचेज कर ले विश्व मोहन जी। ये ग्राउंड में तो ये स्थिति है। ओके पुखराज जी, अब एक मेरा सवाल होगा, आप ऊंझा मंडी में घूमकर भी आए हैं, तब मेरा सवाल ये होगा सर, क्वालिटी के हिसाब से भाव में काफी डिफरेंस है। क्या आपने भी ग्राउंड पे इस चीज को फील किया वहां पर? क्या जो लो ग्रेड के जो जीरा आ रहे होंगे मंडियों में उसके भाव और जो हाई ग्रेड वाले होंगे, अच्छी क्वालिटी के जो जीरा होंगे, उसमें कितना फर्क है अभी? लगभग 5,000 रुपए का फर्क चल रहा है। 5,000 रुपए तक, 5,000, 6,000, 4,500 इस तरह का फर्क चल रहा है विश्व मोहन जी। और ये दोनों ही आइटम में देखने को मिल रहा है। ये ईसबगुल में भी देखने को मिल रहा है या जीरा में भी देखने को मिल रहा है। इसमें भी 5,000 के लगभग डिफरेंस चल रहा है, तो लगभग 4-4,500 का डिफरेंस ईसबगुल में भी देखने को मिल रहा है। यानी क्वालिटी का जो पिछला बरसात और ओले गिरे थे उसके बाद में क्वालिटी पे बहुत बड़ा असर आया है, जो एकदम सामने दिखाई दे रहा है। शुक्रिया सर पुखराज जी, आपने वक्त नहीं दिया हमें और बताया कि ग्राउंड की क्या स्थिति है और जिस तरह से चाइनीज डिमांड बढ़े, एक्सपोर्ट की मांग आ रही है, उसका यहाँ पर फायदा मिला है। लेकिन एक चीजें और आ रही है ग्राउंड से निकलकर, वो है क्वालिटी को लेकर कि क्वालिटी कंसर्न काफी ज्यादा है, इसलिए हाई ग्रेड के जीरे के दाम काफी अच्छे भाव मिल रहे हैं वहां पर, जो लो ग्रेड वाले हैं और उसके दाम कम मिल रहे हैं, और काफी एक गैप क्रिएट हो गया है। चलिए अब एग्री से नॉन एग्री मार्केट का रुख कर लेते हैं, गोल्ड और सिल्वर की बात कर लेते हैं। जिगर, सबसे पहले चांदी की बात। कल के सत्र में, कल शाम में बाजार खुला था तो चांदी में जबरदस्त उठापटक था, जबरदस्त तेजी दिख रही थी। जुलाई के बाद ने तो नया हाई भी बना लिया। क्या लग रहा है जी, चांदी में क्या हो रहा है और आगे किस तरह की चांदी में दिख रही है आपको? Thank you, Vishwa Mohan. Thank you for having me on the show. कल के सेशन में हमने देखा था कि चांदी एक बार 2500-2600 पॉइंट प्लस भी थी और उसके बाद इकोनॉमिक डेटा आने के बाद वापस से वो नेगेटिव टोन में भी गई थी। ऑफ कोर्स मार्केट का जो रुख है यहाँ पे, कल जो एफओएमसी की पॉलिसी डिक्लेयर होगी, 25 बेसिस पॉइंट इंटरेस्ट रेट हाइक मार्केट इज एक्सपेक्टिंग, बट द टोन विल बी वेरी मच वॉलेटाइल फॉर टुमारोज मार्केट। जून और आगे की इंटरेस्ट रेट पॉलिसी क्या होगी, एफओएमसी का स्टैंड, उस पर मार्केट का फोकस रहेगा। बैंकिंग क्राइसिस जिस तरीके से बाहर यूएस में आ रहा है स्लोली ग्रेजुअली अनफॉर्चुनेटली, उस पर मार्केट का फोकस रहेगा कि फेड उसको कैसे आंसर दे रहा है। 102-101 के आसपास जो गोल्ड एंड जो डॉलर इंडेक्स 101-102 के आसपास जो स्ट्रगल कर रहा है, मार्केट उसको किस तरीके से ले रहा है, एंड द स्टेटमेंट्स विल बी इंपॉर्टेंट। ऑफ कोर्स ईसीबी की मीटिंग भी है एंड आगे जाके हम देखेंगे कि नॉन फार्म पेरोल नंबर्स भी है। सो द वीक इज गोइंग टू बी वॉलेटाइल। अगर लेकिन आज के सेशन के लेकिन किसी को यहाँ पे स्ट्रेटजी करनी है, वन कैन गो लॉन्ग इन सिल्वर इन जुलाई कॉन्ट्रैक्ट पर्टिकुलरली 75,100 के आसपास एंड 74,800 का स्टॉप लॉस लेकर यहाँ चले एंड टारगेट वुड बी 75,700। 75,100 रुपए में आपको जुलाई का वायदा खरीदने की सलाह जिगर देना है, 75,700 के टारगेट के लिए 74,800 का। गोल्ड का क्या टारगेट जिगर है आपका और किस लेवल पे बाइंग करनी चाहिए?
इंट्राडे में पॉजिटिव है। कल के सेशन में हमने देखा कि जो वाइल्ड वीप सॉज आए थे उसके बाद मार्केट स्टेबल हो गया था, लेकिन जैसा कि मैंने बताया सिल्वर के लिए, गोल्ड के लिए भी वही ट्रिगर्स मार्केट को एक सपोर्ट करेंगे। 1980 1970 ये कॉमेक्स फ्रंट पे एक अच्छा सा सपोर्ट है। यू लुक एट दी 10-2 बॉन्ड यील्ड आल्सो, इट हैज नैरोड बट स्टिल इट्स इन नेगेटिव। रिसेशन या तो फिर स्लो डाउन की एक्सपेक्टेशंस है यूएस में। फेड की पॉलिसी पे ध्यान रहेगा, ईसीबी के आउटकम पे ध्यान रहेगा, एंड नॉन फार्म पेरोल नंबर्स। सो आई एम रिपीटिंग, व्हाटएवर द ट्रिगर्स आर देयर फॉर सिल्वर आर देयर फॉर गोल्ड आल्सो। मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में थोड़ी हल्की सी बाइंग मोमेंटम बन सकती है, बट बेटर टू कीप अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, क्योंकि इवेंट बेस्ड, इकोनॉमिक डेटा ड्रिवन बेस्ड ये हॉलीडे शॉर्टन वीक है। जून कॉन्ट्रैक्ट गोल्ड बाय करके चले 59,800, 59,700 का स्टॉप लॉस लेके हम चल सकते हैं, एंड 60,000 60,100 शुड बी द टारगेट। भाविक, चांदी में आप क्या सलाह दे रहे हैं, क्या करना है चांदी में करंट लेवल पर? मेरा थोड़ा कॉन्ट्रा कॉल रहेगा कि जहाँ पे गोल्ड मुझे पॉजिटिव लग रहा है, चांदी मुझे लग रहा है कि आज के दिन थोड़ी बिकवाली दिख सकती है, क्योंकि कल भी हमने देखा कि एक अच्छी खासी रैली के बाद सस्टेन नहीं की पाया। आई थिंक फ्राइडे का जो डेटा था वो आई थिंक फर्स्ट रिपब्लिक बैंक और जो जीपी मॉर्गन का, उसी की इम्पैक्ट हमने गोल्ड और सिल्वर में देखने को मिले। आज के दिन आई थिंक थोड़ा बहुत उछाल अगर आता है चांदी में 75-550 के करीब, मैं शॉर्ट के रिकमेंडेशन दूंगा 74-600 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रहेगा 76-100 का। दिव्या, गोल्ड और सिल्वर में आपका टारगेट क्या है आज? गुड मॉर्निंग युष्मान जी। गोल्ड और सिल्वर की बात तो कल हमें काफ़ी अफरा तफरी देखने मिली। इकोनॉमिक डेटा के बाद प्रोबेबिलिटी अभी बढ़ गई है, ऑलमोस्ट 25% प्रोबेबिलिटी रेट हाइक का कल के मीटिंग में, तो उसके वजह से बॉन्ड यील्ड्स और डॉलर इंडेक्स में स्टेबिलिटी देखने मिली। मेरा जो व्यू है वो सेल ऑन राइज का रहेगा गोल्ड और सिल्वर में। गोल्ड हम 60,000 के आसपास सेल कर सकते हैं, स्टॉप लॉस हम 60,200 का रखें, टारगेट नीचे में 59,700 का मेंटेन करें, और सिल्वर हम 75,600 के आसपास सेल कर सकते हैं, स्टॉप लॉस हम 76,000 का रखें, और टारगेट नीचे में 75,000 का मेंटेन करें। अब क्रूड एनजी की बात कर लेते हैं। क्रूड और एनजी में कोई ऑप्शन में कोई आपके पास ट्रेड है क्या दिव्या? क्रूड ऑयल की मैं बात करूँ तो क्रूड ऑयल थोड़ा सा दबाव में है, सेंटीमेंट थोड़ा वीक है उसका। चाइना का जो मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई डेटा आया वो भी 4 मंथ लो पे है, तो उसके वजह से हमें प्राइसेस में रैली देखने मिल नहीं रही है। तो और अभी रेट हाइक का भी कंसर्न है, तो जो ट्रेंड है ओवरऑल शॉर्ट टर्म में वो सेल ऑन राइज का रहेगा। 6,200 का जो पुट ऑप्शन है वो 160 के अराउंड बाई करे, स्टॉप लॉस हम 130 का रखे, और टारगेट ऊपर में 200 का मेंटेन करें। नेचुरल गैस का जो प्राइस है वो भी कल 4% डाउन था। माइल्ड वेदर की एक्सपेक्टेशन है, तो उसकी वजह से जो हीटिंग डिमांड है वो कम हो गई है। नेचुरल गैस भी सेल ऑन राइज रहेगा। 190 का जो पुट ऑप्शन है वो 10 के अराउंड बाई करे, स्टॉप लॉस हम 8 का रखे, और टारगेट ऊपर में 13 का मेंटेन करें। क्रूड और एनजी दोनों पुट ऑप्शन खरीदने की सलाह दिव्या की तरफ से आ रही है। जिगर, क्रूड एनजी पर आपकी कॉल क्या होगी? मेरा यहाँ पे कॉन्ट्रा कॉल है। क्रूड है, हमने कल के सेशन में एक फॉल देख लिया था, एंड ऑफ कोर्स जो वीकेंड में चाइना के मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई नंबर्स आए थे, इट हैज डिसअपॉइंटेड द मार्केट, और 50 के नीचे आए थे फॉर लास्ट मंथ, सो दैट इज नेगेटिव फॉर क्रूड ऑयल मार्केट। बट मुझे लग रहा है सेंटीमेंट थोड़ा सा यहाँ इंट्राडे के लिए टेक्निकली पुल बैक हम देखने को मिल सकता है। सो क्रूड में मेरा बाय कॉल है, मे कॉन्ट्रैक्ट अराउंड 6200 6140 का यहाँ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लेके हम चल सकते हैं, 6320 का यहाँ टारगेट लेके हम चले। क्रूड में मुझे लग रहा है WTI में अराउंड $74-75 का एक सपोर्ट रहेगा, एंड आने वाले दिनों में जो यूएसए इन्वेंट्री के नंबर्स आने वाले हैं, इट इज एक्सपेक्टेड दे आर गोइंग टू श्रिंक, तो उस केस में थोड़ा बहुत यहाँ सेंटीमेंट पॉजिटिव हो सकता है। नेचुरल गैस में भी 190 के आसपास अगर हम चार्ट श्रिंक करके देखते हैं, अराउंड 190 थोड़ा बहुत सपोर्ट मिल रहा है। सो करंट कॉन्ट्रैक्ट में वायदा नेचुरल गैस 190 के करंट लेवल के आसपास ही लॉन्ग करके चल सकते हैं। 187 का स्टॉप लॉस लेके 196 198 के लिए यहाँ पे लॉन्ग करना एडवाइजेबल रहेगा नेचुरल गैस में भी। भाविक, बेस मेटल्स में कुछ पसंद आ रहा है आज आपको? अगर कोई एक काउंटर चुनना हो तो कहाँ ट्रेड की सलाह दे रहे हैं आप? देखिए, बेस मेटल पे एल्यूमिनियम ने हमने एक तो सेशन में देखा है कि थोड़ी बहुत रिकवरी आई है, और थोड़ा बहुत शॉर्ट कवरिंग भी दिख रहा है, तो यहाँ से एटलीस्ट मुझे लग रहा है कि एक बार लॉन्ग कर सकते हैं, क्योंकि शॉर्ट का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कम लग रहा है। तो एल्यूमिनियम में कॉन्ट्रैक्ट अगर थोड़ा डिप आता है 209.50 के करीब, तो लॉन्ग कर सकते हैं 213 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 208 का। दिव्या, ये कॉपर 750 रुपए के आसपास है, क्या करना चाहिए इन लेवल्स पे कॉपर में? कॉपर में हमें एक अच्छी रिकवरी देखने मिली है, पर जब तक चाइना में डेटा में कोई क्लैरिटी नहीं आती है, डेटा इंप्रूव नहीं होता, तब तक सेल ऑन राइज का व्यू रहेगा। कॉपर हम 754 के अराउंड सेल करें, स्टॉप लॉस हम 757 का रखें, और नीचे में टारगेट 750 का मेंटेन करें।
और जिगर, आप क्या सलाह दे रहे हैं बेस मेटल्स में? कहाँ ट्रेड की सलाह है? कोई टॉप पिक होगी आपकी आज के लिए? जी, जैसा कि मैंने अभी बताया कि संडे को जो चाइना के मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई आए थे वो डिसअपॉइंट किया है मार्केट को, बट कल के ही दिन में इंटरनेशनल कॉपर स्टडी ग्रुप का रिपोर्ट आया था कि बिकॉज ऑफ द इम्प्रूव्ड डिमांड फ्रॉम चाइना 2023 कॉपर में एक्सपीरियंस अ डेफिसिट। तो जिसके पीछे मुझे लग रहा है 740 745 के आसपास बहुत ही अच्छा एक सपोर्ट बनेगा मार्केट में। करंट लेवल पे अगर हमें बात करनी है तो वन शुड गो लॉन्ग इन मे कॉन्ट्रैक्ट 745 750 के आसपास मिलता है, वन शुड गो लॉन्ग एंड 747 का स्टॉप लॉस लेके हम चले 756 758 का टारगेट लेके चल सकते हैं। जिंक टेक्निकली मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। जिंक में वायदा अगर हमें 237 के आसपास मिले वन शुड गो लॉन्ग, 235 स्टॉप लॉस, 241 इस टारगेट। अब फटाफट से एग्री मार्केट की चाल देख लेते हैं। ग्वार में आज तेजी है, जीरे की तेजी को पूरे ही एग्री मार्केट को सपोर्ट मिल रहा है। ग्वार में क्या लग रहा है भाभी कि यहाँ पर क्या करना चाहिए ग्वार सीड ग्वार गम में? सीट में मुझे पॉजिटिव लग रहा है। देखिए 5400 5450 का एक रेंज बन चुका है नीचे सपोर्ट में, तो यहाँ से तो लग नहीं रहा कि शॉर्ट करना चाहिए। आई थिंक यहाँ से ऊपर की जगह ज्यादा मुझे लग रही है, एटलीस्ट 5600 5650। इंट्राडे पर्पस में अगर देखें तो आई थिंक हुआ से मे कॉन्ट्रैक्ट है वो अराउंड 5450 पे आता है, तो मैं लॉन्ग के रिकमेंडेशन दूंगा 5600 के टारगेट के लिए, और इंट्राडे स्टॉप लॉस रख सकता है 5375 का। अब हमारे साथ केडिया कमोडिटी से अजय केडिया जी भी जुड़ गए हैं। केडिया जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले जीरे पर आपसे बात कर रहे थे। सर, क्या हो रहा है? किस तरह की तेजी आपको जीरे में यहाँ से दिख रही है? क्या आपको 50,000 का लेवल जल्द वायदा में दिख रहा है क्या? नमस्कार विश्वभवन जी। देखिए, जैसे हमने देखा था कि बैलेंस शीट अगर देखा जाए तो काफी शॉर्ट की बैलेंस शीट थी, काफी एग्री के अंदर जैसे जीरा है, इसबगोल है, यहाँ पे हमने शॉर्ट बैलेंस शीट देखी थी। मतलब जिस ढंग से प्रोडक्शन है पिछले 2 साल में कुछ ज्यादा बढ़े नहीं है, और इस बार भी हमने देखा जो अनसीजनल रेन पड़ी थी खास करके मार्च के महीने में, जिसकी वजह से यील्ड में काफी सीवियर ड्रॉप हुआ। पिछले 2 साल से अगर हम देखें कैरियर स्टॉक भी कम था, पाइपलाइन एम्प्टी थे, जिसकी वजह से डिमांड कंटिन्यू मेंटेन थी। बट करंटली जो 45,000 का लेवल है, नो डाउट फंडामेंटल तो जस्टिफाई कर रहा जरूर है, बट अगर मैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो मुझे लगता है थोड़ा सा ओवर लीवरेज है। बिकॉज पिछले अगर हम कुछ समय की बात करें, 3 महीने की बात करें, तो लगभग 46% का गेन आ चुका है। पिछले 1 साल में 100% से ज्यादा की तेजी हमने ऑलरेडी देख चुकी है। तो यहाँ पे रिस्क थोड़ा बढ़ जाता है, बट ओवरऑल फंडामेंटल ड्राइवन रैली है जो ऊपर में मुझे लगता है कि 46 47 के लेवल दिखा सकते हैं। 50 बोलना एज ऑफ नाउ थोड़ा सा साइकोलॉजिकली हाई साइड रहेगा, बिकॉज चाइना मार्केट ये हफ्ते से छुट्टी पे है, तो कोई भी इतनी जल्दी हायर भाव पे लेने के लिए पसंद नहीं करेगा। तो आई एम एक्सपेक्टिंग, जो मैंने पहले भी कहा था कि मार्केट में करेक्शन आना चाहिए, जो हमने लगभग 40,000 के नीचे एक बार जाते हुए जरूर देखा है। बट करंट लेवल पे मुझे लगता है कि जो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा वेट एंड वॉच पॉलिसी अपनानी चाहिए, बिकॉज करंट लेवल पे बाइंग करना थोड़ा सा जोखिम भरा हो सकता है। बट हाँ, फंडामेंटल मजबूत है। जो अगर अगले 2-3 महीने की बात करें तो मुझे लगता है कि ये 50 के करीब जा जरूर सकता है, बट लेने के लिए थोड़ा सा रिस्क प्रोफाइलिंग करके ट्रेड करना चाहिए। केडिया जी, अब काफ़ी टायर्ड लग रहा है, आपसे और बात करूंगा मैं। मसाला वायदा पे कुछ और एक्सक्लूसिव आपसे मैं बात करना चाह रहा था। भाविक आपका, जिगर आपका और दिव्या आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप तीनों ने वक्त निकाला और हमारे दर्शकों को आज इंट्राडे में किस तरह से ट्रेड करना है पूरी रणनीति आपने बताई। चलिए, लेकिन अब वक्त हो गया है NCDX और IPFT की इस खास पेशकश का, जिसमें हम आज आपको बताने वाले हैं मसाला कारोबार के बारे में। क्योंकि जिस तरह की तेजी खास करके जीरे में चल रही है और जिस तरह का उठापटक हमने धनिया में, हल्दी वायदा में देखा है, इस तरह के माहौल में आपको प्राइस में जो उतार चढ़ाव होते हैं में कैसे आपको मैनेज करना है, किस तरह के फंडामेंटल्स का असर इनकी कीमतों पर होता है, क्या आपको नजर रखनी है, और वायदा बाजार के टूल्स के जरिए कैसे इस रिस्क को आप कम कर सकते हैं, कैसे रिस्क का मैनेजमेंट कर सकते हैं, तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ केडिया जी बने हुए हैं। केडिया जी, सबसे पहले एक एक करके मैं आऊंगा कि क्या किन खबरों का सबसे ज्यादा मसालों के भाव पर असर होता है, किन खबरों पर नजर रखनी चाहिए, चाहे वो कारोबारी हो, किसान हो, किन खबरों को देखना चाहिए? देखिए, फंडामेंटल तौर पे देखें तो हम स्पाइसेस के सबसे बड़े एक्सपोर्टर है ग्लोबल मार्केट में,
तो जो भी डोमेस्टिक फैक्टर्स है वो तो हमें देखना ही है, बट इंटरनेशनल के भी कुछ फैक्टर्स जो मैं अभी सामने बता रहा हूँ। सबसे पहले होता है प्रोडक्शन, तो हमें ये पता होना चाहिए कि इस बार के प्रोडक्शन क्या है। जैसे कि हमने देखा एफआईज ने मार्च की मीट में कहा था कि करीबन 70 के आसपास की क्रॉप रहेगी, बट अब हम देख रहे हैं यील्ड में ड्रॉप की वजह से ये जो प्रोडक्शन नंबर है ये कम होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से प्राइजेस को एक अपलिफ्ट मिला है। दूसरा होता है मौसम, जिस ढंग से हम देख रहे हैं कि गुजरात राजस्थान में अभी भी कुछ बरसातें हो रही, जिसकी वजह से डैमेजेस होते हैं, यील्ड में ड्रॉप होते हैं, ये भी प्राइजेस को सपोर्ट करता है। जैसे कि मैंने बताया अभी कि इंडिया लगभग अपने उत्पादन का 75 से 80% एक्सपोर्ट करता है, तो जितनी भी एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है इनकी डिपेंडेंसी इंडिया पे हो जाती है। तो हमने देखा पोस्ट कोविड डिमांड काफी ज्यादा अच्छी थी ग्लोबल मार्केट में, बिकॉज पाइपलाइंस पहले से एम्प्टी है। तो यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि ग्लोबल डिमांड कैसी है, करेंसी में भी मूवमेंट जो है कि रुपये डेप्रिशिएट की वजह से हमारे जो एक्सपोर्टिंग भाव है वो काफी स्ट्रांग है। सेकेंडली कैरी ओवर स्टॉक इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। तो जीरे के केस में हम देख रहे हैं पिछले 2 साल से अगर कैरी ओवर स्टॉक की बात करें, कैरी ओवर स्टॉक होता है कि हमारा टोटल प्रोडक्शन और हमारा टोटल एक्सपोर्ट या कंजम्पशन, इसके बीच का जो पोजीशन बच जाता है। अगर हमारा कैरी ओवर स्टॉक अच्छा रहता है तो हमें कोई इतना चिंता करने की जरूरत नहीं होती, बट पिछले 2 साल से हम देख रहे हैं कैरी ओवर स्टॉक में भी थोड़ा थोड़ा ड्रॉप है, जो प्राइजेस को सपोर्ट कर रहा है। एंड सबसे लास्ट होता है डोमेस्टिक डिमांड, जो होरेका इंडस्ट्री, कोविड में हमने देखा था कि होटल इंडस्ट्री में काफी ज्यादा कंसर्न था, बट अब होरेका इंडस्ट्री में अच्छी खासी बाइंग आ रही है। शादी का सीजन चालू है, हम देख रहे थे पिछले साल भी करीबन 1.5 लाख से ज्यादा की 20 लाख से ज्यादा की शादी थी, जो 1.5 लाख करोड़ का एक अच्छा चंक सेल्स का हमने डोमेस्टिक मार्केट में देखा। तो अभी भी हम देख रहे हैं ऑस्पिशियस डेज है, फेस्टिवल सीजन है, मैरिजेस है, तो इनमें हम लोग कंजम्पशन फिर साथ में प्रोडक्शन क्या है, एक्सपोर्ट्स का डिमांड क्या है, ये सबको हमको फंडामेंटली देखना चाहिए ट्रेड करने से पहले। किस तरह की डिमांड सिनेरियो है, घरेलू से लेकर विदेशी बाजारों की किस तरह का डिमांड का सिनेरियो है, साथ ही आपको फसल का आवक क्या है, किस तरह के बकाया स्टॉक बचे हुए हैं, फ्लावरिंग से लेकर उसके हार्वेस्टिंग तक क्या स्थिति फसलों की रहती है, सारे आंकड़ों पर आपको नजर रखनी चाहिए अगर फंडामेंटली तौर पर आप इसको ट्रैक करते हैं। सर केडिया जी, अब मेरा अगला सवाल होगा, जिस तरह से भाव में हम उतार चढ़ाव देख रहे हैं, या तो एक तरफा तेजी आती है या फिर गिरावट आ जाए, जैसे धनिया के केसेस में देखा, तो इस तरह के उतार चढ़ाव काफी रहते हैं मसालों में। तो ये जो रिस्क होता है, चाहे वो कारोबारी हो, प्रोसेसर्स हो, कोई भी मर्चेंट हो या फिर किसान हो, इस रिस्क को हम वायदा बाजार के टूल्स के जरिए कैसे कम कर सकते हैं? काफी अच्छा सवाल है विश्वमोहन जी। सबसे पहले अगर मैं ट्रेडर या स्टॉकिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं या बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, तो देखिए हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग जो हमारी एमआरपी वो हमेशा फिक्स होती है, ओवरहेड एक्सपेंस है वो भी लगभग फिक्स होती है। जो अनफिक्स होता है वो होता है एक रॉ मटेरियल प्राइस और एक प्रॉफिट। अगर कोई भी कमोडिटी का अगर हमने रॉ मटेरियल महंगे भाव पे अगर प्रोक्योरमेंट किया है तो हमारा प्रॉफिट कम हो जाता है, और यही अगर रॉ मटेरियल हम सस्ते भाव में ले पाए सीजन के टाइम पे, तब हमारा प्रॉफिट बढ़ जाता है। तो वायदे बाजार के तौर पे हम हेजिंग करके यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई कॉर्पोरेट है जिनको मालूम है मुझे 12 महीना जीरा, हल्दी, धनिया इनको प्रोक्योर करके प्रोसेस करके आगे एक्सपोर्ट करना है या सेल्स में जाना है, तो ये वायदे बाजार के द्वारा प्रोक्योरमेंट में हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि एक्सचेंज जैसे एनसीडीएक्स पे ये अवेलेबल है, तो एक्सचेंज पे आप अपना प्राइस फिक्स कर सकते हैं, बाइंग प्राइस के क्या भाव में हमें लेना है। ऊपर से हम देख रहे हैं कि एक्सचेंज के ऊपर ऑप्शंस भी आ चुके हैं, तो ऑप्शंस के जरिए भी ये रणनीति बना सकते हैं कि मुझे लोएस्ट प्राइस में या बेटर प्राइस के अंदर मैं प्राइस फिक्स कर पाऊं एक्सचेंज पे फ्यूचर एंड ऑप्शन के द्वारा। सेकंड है स्टॉकिज। स्टॉकिज को सबसे बड़ा डर लगा रहता है कि एग्जांपल है कि जीरे का भाव इस वक्त 45,000 का भाव है, तो डर ये लगा रहता है कि इनकेस अगर कोई ऐसी एडवर्स न्यूज आती है और भाव गिरकर 40,000 या 35,000 आ जाते हैं, तो ऐसे टाइम पे हमें वर्चुअल लॉस हो सकता है। तो एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पे फ्यूचर और ऑप्शन के द्वारा आप अपनी पोजीशंस को हेज कर सकते हैं, ताकि अगर मार्केट में गिरावट आ भी जाती है तो वैल्यूएशन लॉस आपको दिक्कत नहीं देगा, और इनकेस मार्केट अगर ऊपर जाता भी है तो आपके पास फिजिकल में पोजीशन जो थी वो आप आराम से ऑफलोड कर सकते हैं। एंड लास्ट फार्मर्स के लिए, क्योंकि इस वैल्यू चेन पार्टिसिपेंट में सबसे इंपॉर्टेंट हमारे फार्मर भाई है, तो हमने सोयाबीन और मटर के केस में देखा भी था, जब भाव करीबन 8,500, 9,000, 10,000 तक पहुंच गए थे, उस भाव को देखकर फार्मर्स ने सोइंग की और ये उम्मीद लगाई थी कि जब हार्वेस्टिंग का समय आएगा तो हमें भी ऐसे ऊंचे भाव मिलेंगे, और आज हम देखते हैं कि भाव में गिरावट बढ़ चुकी है और 5500 के नीचे भी भाव आ चुके हैं, क्योंकि ये एक मार्केट का डायनामिक्स है कि जब भी हम प्रोडक्शन ज्यादा होता है तो भाव में गिरावट आती है। तो ऐसा ही कुछ हाल
हम जीरे के लिए भी देख सकते हैं, क्योंकि जीरे के भाव में आज 45,000 का भाव है, लेकिन अगर जब नए सीजन की सोइंग होगी तब 45,000 के भाव में फार्मर सोच के अगर ये सोइंग करता है और हार्वेस्ट के टाइम पे लेट से अगर भाव में गिरावट आती है तो कहीं ना कहीं उन्हें नुकसान या फिर एक्सपेक्टेशन के बिलो प्राइस मिलता है। तो ऐसे टाइम पे भी आप एक्सचेंज पे फ्यूचर और ऑप्शन के जरिए फार्मर्स एफपीओ के द्वारा सेल कर सकते हैं, ताकि उनका जो प्राइस है वो फिक्स कर सकते हैं। इस ढंग से बायर अपनी प्राइस या प्रोक्योरमेंट प्राइस फिक्स कर सकता है, स्टॉकिस्ट अपना स्टॉक पोजीशन को फिक्स कर सकता है, एंड फार्मर भी अपनी जो प्रोडक्शंस है उसको उसकी प्राइस जो है वो फिक्स करके निश्चिंत होकर अपना व्यापार कर सकता है। शुक्रिया केडिया जी, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने समझा दिया, चाहे वो प्रोसेसर हो, जो कोई भी मर्चेंट हो या किसान हो, कैसे अपने जो प्राइस रिस्क हो उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं, कैसे इस रिस्क को कम कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट तो काफ़ी डायनेमिक होता है, काफ़ी उतार चढ़ाव होते हैं भाव में। इस भाव के रिस्क को आप कम करने के लिए वायदा बाजार के टूल्स आपके मसालों में मौजूद है, चाहे वो फ्यूचर्स का टूल हो या और ऑप्शन हो, दोनों के जरिए आप हेजिंग करके अपने कारोबार को बेहतर कर सकते हैं। शुक्रिया केडिया जी, एक बार फिर से आप। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक और खबर आपके लिए बता दूं कि सरकार गैस मार्केटिंग और पाइपलाइन इंफ्रा में बड़े रिफॉर्म की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक पीएनजीआरबी को पाइपलाइन इंफ्रा का रेगुलेटर बनाया जाएगा। इस खबर पर और भी ज्यादा जानकारी के साथ प्रकाश हमारे साथ मौजूद है। प्रकाश, बताइए क्या डिटेल्स है। देखिए, सूत्रों के हवाले से हमें जानकारी मिल रही है कि सरकार गैस मार्केटिंग सिस्टम में बड़े रिफॉर्म करने जा रही है। साथ ही साथ जो पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें भी बड़े बदलाव किए जाएंगे और इससे संबंधित जो तैयारियां हैं वो शुरू कर दी गई है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने फ्यूचर रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए ये जो संबंधित प्रस्ताव है उस पर काम करना शुरू कर दिया है और अगले 25 साल की रिक्वायरमेंट किस तरह की हो सकती है गैस मार्केट में और किस किस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होगी उसको ध्यान में रखते हुए रणनीति जो है वो तैयार की गई है। लिहाजा मौजूदा पीएनजीआरबी एक्ट में बड़े सुधार होंगे। पीएनजीआरबी को और ज़्यादा अधिकार भी मिलेंगे और इसमें सबसे अहम ये है कि जो न्यू सोर्स ऑफ एनर्जी है उसको भी इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर और साथ ही साथ मार्केटिंग सिस्टम के साथ जोड़ा जाएगा। इसका मतलब ये है कि सीबीजी, ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनिया जैसे जो न्यू सोर्स ऑफ एनर्जी है जिसके लिए पाइपलाइन की ज़रूरत है उसके लिए भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा और उसकी तैयारी जो है शुरू कर दी गई है और इसे पीएनजीआरबी एक्ट के दायरे में लाया जाएगा। जहां तक टीएसओ का सवाल है जो कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑपरेटर है उसको भी पीएनजीआरबी एक्ट के दायरे में लाने की तैयारी की जा रही है। इसका मतलब यह है कि टीएसओ जिसका गठन इसलिए किया जा रहा है कि देश भर में जितने भी नेचुरल गैस पाइपलाइन के कॉमन करियर है उसको टीएसओ मैनेज करेगा, लेकिन टीएसओ को भी पीएनजीआरबी एक्ट के दायरे में लाने के पीछे का मकसद ये है कि इसका रेगुलेशन सही से हो, इसको ऑपरेट सही से किया जाए और जो इंडस्ट्री है उसको लेवल प्लेइंग फील्ड मिल सके। लिहाजा ये तैयारी की जा रही है कि टीएसओ भी जो है वो पीएनजीआरबी एक्ट के दायरे में आएगा। शुरुआती प्रपोजल के हिसाब से सरकार इसमें मेजॉरिटी हिस्सेदारी जो है वो रखेगी और उसके बाद धीरे धीरे इसमें ज़रूरी रिफॉर्म जो हैं वो किए जाएंगे। जहां तक गैस मार्केटिंग सिस्टम और पाइपलाइन से संबंधित रिफॉर्म का सवाल है, सूत्र हमें बता रहे हैं कि पेट्रोलियम मंत्रालय ने इस पर इंडस्ट्री के साथ जो कंसल्टेशन की प्रक्रिया है वो पूरी कर ली है और जून महीने के आखिर तक जो है इस पर इंटर मिनिस्ट्रियल कंसल्टेशन की जो प्रक्रिया है वो पूरी कर ली जाएगी। ओके, शुक्रिया प्रकाश ये पूरी डिटेल्स लाने के लिए। चलिए मुनाफे की मंडी में फिलहाल इतना।